हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्नर गाइज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के बारे में। देखिए 67 क्या बताता है। 67 एक प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध किस बात की लगाता है? प्रतिबंध इस बात की लगाता है कि अगर कोई सार्वजनिक भूमि है या ग्राम पंचायत की कोई भूमि है या जैसे आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं सरकारी भूमि पे अगर किसी का कब्जा हो जाता है या अवैध कब्जा अगर कोई कर लेता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसके बारे में जो है धारा 67 बात करता है। ठीक, धारा यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो नियमावली यानी 2016 की जो नियमावली है उसका नियम 66 और 67, ठीक, 66 और 67 यह कार्यवाही बताता है, यह प्रावधान करता है कि अगर इस प्रकार का कब्जा किसी ने जो है सरकारी भूमि पर, सार्वजनिक भूमि पर अगर कर लिया है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्या उसको बेदखल किया जा सकता है? उसको बेदखल किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा? अच्छा, कब्जा ही नहीं, साथ में अगर क्षति भी पहुंचाता है, नुकसान भी करता है इसी संपत्ति को, तब भी उससे जो है उसकी नुकसानी, जो नुकसान किया उसकी नुकसानी वसूलने का भी जो है प्रावधान यह करता है कि उससे जो है जितना भी उसने नुकसान किया उसकी नुकसानी को उसने क्या कर लिया, भरपाई करा जाए, उसके ले ली जाए। ठीक, अब देखते हैं इसमें। अच्छा देखिए, धारा 67 पे शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ छोटी सी बात समझ लेते हैं। देखिए यहाँ शब्द आएगा, धारा 67 में एक शब्द आएगा सहायक कलेक्टर। ठीक, पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। ये आपका हो गया यूपी रेवेन्यू कोड 2006 सेक्शन 67। ठीक, देखिए यहाँ इसमें आपको एक शब्द मिलेगा सहायक कलेक्टर। देखिए सहायक कलेक्टर की जब हम बात करेंगे तो देखिए इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने बात किया था कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन खरीदने और बेचने से पहले परमिशन वाली, तो उसमें हम लोगों ने कलेक्टर और कलेक्टर, सहायक कलेक्टर और डीएम तीनों के बारे में बात की। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए जिले में जो है आपका कलेक्टर होता है और डीएम होता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जिले में आपको कलेक्टर मिल जाते हैं। जिस जिले में कलेक्टर नहीं होता है उस जिले में कलेक्टर का जो कार्य होता है वो डीएम करता है। ठीक, क्या अंतर है हम लोगों ने समझा था, यहाँ हमको उस पर नहीं आना है। ऐसे ही जो है जब हम तहसील लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सहायक कलेक्टर मिलेगा, और ये सहायक कलेक्टर कौन होता है? एसडीएम होता है, उप जिलाधिकारी। इसके साथ एसडीओ भी मिल जाते हैं कई तहसीलों में। लेकिन अगर मान लीजिए किसी तहसील में जैसे यहाँ कलेक्टर नहीं होते, हर जिले में कलेक्टर नहीं होते तो डीएम उनका कार्य करता है, ऐसे ही हर तहसीलों में एसडीओ नहीं होते हैं तो इनका जो कार्य होता है वह भी कौन करता है? एसडीएम करता है, यानी उप जिलाधिकारी करता है। ठीक, अब देखिए जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा जो 67 है, इसमें जो भी कार्यवाही है उस कार्यवाही को चलाने के लिए, उस कार्यवाही को करने के लिए जो एथराइज्ड पर्सन है वो कौन है? सहायक कलेक्टर। सहायक कलेक्टर मतलब एसडीएम होना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि सहायक कलेक्टर के ये तो है, इनको तो जो है एक्ट ने जो है एथराइज कर दिया, ठीक, पावर दे दिया, इनके पास शक्ति है। लेकिन साथ में ही तहसीलदार को भी इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए इनको भी अलग से क्या किया गया है? एम्पावर किया गया है। इनको भी शक्तियां प्रदान है कि वो सहायक कलेक्टर के पावर का उपयोग जो है इस धारा की कार्यवाही को चलाने के लिए कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि तहसीलदार अपने न्यायालय में 67 की पूरी प्रोसीडिंग कार्यवाही चला सकता है, किसी को बेदखल करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। नुकसान अगर किसी ने किसी संपत्ति को किया है तो उसका जो नुकसानी है उसको भी वसूलने के लिए आदेश कर सकता है। उसके लिए तहसीलदार भी एम्पावर है, उसके पास भी इस बात की शक्ति है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं वीडियो में कहीं भी अगर मैंने सहायक कलेक्टर का जिक्र किया तो आप उसको तहसीलदार को भी साथ में दिमाग में रख के चलिएगा। ठीक, एक चीज यहाँ और जान लेते हैं कि आपको जो यूपी रेवेन्यू कोड है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में जो है 2016 से पहले इस धारा के अंतर्गत ये सहायक कलेक्टर शब्द नहीं था।
ठीक, इसकी जगह पे सीधे सीधे लिखा होता था उप जिलाधिकारी। ठीक, उप जिलाधिकारी, यह शब्द इसमें स्पष्ट रूप से यही लिखा हुआ था। लेकिन अधिनियम संख्या 4, अधिनियम संख्या 4 के तहत 2016 में जो है इसको संशोधन कर दिया गया इसमें, और संशोधन करते हुए जो है इसमें उप जिला अधिकारी के स्थान पर जो है सहायक कलेक्टर शब्द को क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके स्थान पर सहायक कलेक्टर शब्द लिख दिया गया। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी ऐसी जमीनें हैं, कौन सी ऐसी भूमियां हैं जिस पर अगर कोई व्यक्ति निर्माण कर लेता है या अवैध रूप से कब्जा कर लेता है या उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा सकती है, यानी उसके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की जा सकती है, उससे नुकसान जो है उसके नुकसानी को जो है वसूलने की कार्रवाई की जा सकती है। उसको हम लोग देखते हैं। चलिए मान लीजिए कोई सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई भूमि है, ठीक, ग्राम सभा की कोई भूमि है, आम भाषा में सरकारी कोई भूमि है। ठीक, कौन कौन सी ऐसी भूमियां हैं और वो कहाँ मिलेंगी उसके लिए देखते हैं। इसी संहिता की जब आप धारा 59 और इसी के साथ में आप धारा 77 देखेंगे। ठीक, अब देखिए 59 जो है, धारा 59 में वह जमीनें हैं जो राज्य सरकार ने या किसी अधिकरण ने या प्राधिकरण ने क्या किया है, किसी ऐसी जमीन को जो ग्राम समाज को या ग्राम पंचायत को क्या कर दिया है, हैंड ओवर कर दिया है, सौंप दिया है। ठीक, ऐसी जमीन इसमें देखिए जैसे आपका तालाब आ जाता है, ठीक, पोखर आ जाता है आपका, या गढ़ही भी बोलते हैं लोग, गढ़ही आ जाता है। ठीक, या फिर जो है चारागाह, चारागाह हो गया, खलिहान हो गया, इस तरीके की जमीनें हैं। ठीक, धारा 77 जब आप देखेंगे तो धारा 77 के बारे में एक बात जान लीजिए। यहाँ पर यह जो है यूपीजेडए जो था, यूपीजेडए जो था यानी उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन का अधिनियम जो था 1950, ठीक, 1950 की जो धारा थी सेक्शन 132, इसी 132 को जो है नए संहिता में 77 के रूप में दर्ज किया गया है। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो है धारा 77 यह कहता है ऐसी भूमियां जिस पर किसी भी व्यक्ति को जो है भूमधरी का अधिकार नहीं दिया जाएगा। मतलब ऐसी जमीनें जो इस तरीके से सुरक्षित हैं कि उस पर किसी भी प्रकार से जो है किसी भी व्यक्ति को ना तो उसको जो है उस पर पट्टा दिया जाएगा, ना उस पर किसी भी प्रकार से कोई अधिकार उसका उस पर होगा। ठीक, यह चीज बताता है यह धारा 77। अब अगर धारा 59 और धारा 77, ठीक, इसमें भी आपका जो है आपका आ जाता है खलिहान, चारागाह हो गया, तालाब हो गया, गड्ढा हो गया, खाद गड्ढा हो गया, कब्रिस्तान हो गया। ठीक, ये सारी चीजें या ऐसी जमीनें जिसमें जो है जलमग्न हो और उसमें क्या हो, सिंघाड़े की खेती हो रही हो। ठीक, ऐसी जमीन या नदी के किनारे की या तलछटी की कोई ऐसी जमीनें जो क्या हो, प्राय वहां पर खेती मतलब रेगुलर वहां खेती नहीं होती है नियमित रूप से, लेकिन मान लीजिए बाढ़ का मौसम है तब तो खेती नहीं होगी, वो जलमग्न हो जाता है। लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद अगर वह सूख जाती है नदी तो उसके किनारे की जो जमीन बचती है, अगर ऐसे जमीनों पर खेती हो रही है कभी कभार, तो ऐसी भी जमीनों पर क्या होगा, किसी को भूमधरी अधिकार नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है इस तरीके से। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए अगर इस प्रकार की जमीन है और उस पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से अतिक्रमण करता है, ठीक, या ऐसी जमीनों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक, तो इसके लिए जो है आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, बेदखली की कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। यानी अगर आप ऐसे जमीनों पर आपने अगर घर बना लिया है, ठीक, तो आपका घर गिराया भी जा सकता है। और उस जमीन से मान लीजिए आपने मिट्टी निकाल लिया है या उसको किसी भी तरीके से आपने क्षति पहुंचाई है, तो ऐसे में आपसे जितना नुकसान उस जमीन का हुआ है उसके हिसाब से जो है आपको नुकसानी भी देनी पड़ेगी। ठीक, क्या होता है प्रक्रिया देखिए। मान लीजिए ये कोई जमीन है और यह मौके पर जो है इसको तालाब की जमीन मान लीजिए, पोखर मान लीजिए, खलिहान मान लीजिए, चारागाह मान लीजिए, शमशान मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ऐसी कोई जमीन थी जिस पर किसी व्यक्ति ने, ए ने क्या किया,
ए ने इस पर घर बना लिया, यानी इसमें से इतनी भूमि पर इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक, और बाद में जो है यह बात जो है, इस बात की शिकायत गांव का कोई व्यक्ति, ठीक, ग्राम प्रधान या फिर आपका जो है लेखपाल, ठीक, या अन्य कोई सदस्य अगर इस बात की शिकायत कलेक्टर से करता है, इस बात की शिकायत किससे करता है, कलेक्टर से। कलेक्टर को इस बात की सूचना देता है कि फला ए व्यक्ति ने क्या किया है, ग्राम समाज की जमीन है, सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, उस पर क्या कर लिया, इसने अतिक्रमण कर लिया है और उस पर घर बना लिया है। देखिए दो कंडीशन हो सकती है, पहला तो ये कि कुछ निर्माण करके अतिक्रमण कर ले, दूसरा ये कि मान लीजिए ये खलिहान की जमीन है और इस पर क्या कर रहा है, ए ने क्या कर लिया है, खेती कर लिया है। ठीक, तो ये भी अतिक्रमण में माना जाएगा, पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात, अब ऐसे देखिए एक बात यहाँ बहुत साफ है कि इस प्रकार की सूचना कि किसी व्यक्ति ने, गांव सभा के किसी व्यक्ति ने किसी सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है, इस बात की जानकारी लोगों को, शासन प्रशासन तक तभी होती है जब क्या हो, इस व्यक्ति का कोई भी विवाद गांव के किसी व्यक्ति से हो जाए, ठीक, या गांव के प्रधान से हो जाए या लेखपाल से हो जाए। ठीक, अगर इस प्रकार का इस ए से कोई विवाद ऐसे लोगों से हो जाता है, तभी हमको लगता है इन सारी चीजों की जानकारी जो है शासन प्रशासन तक पहुंच पाती है, नहीं तो ऐसा नहीं है। ऐसे आज भी अपने इस उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम लोग हैं जो ग्राम सभा या सार्वजनिक उपयोग की जो भूमि है उस पर कब्जा किए हुए हैं, आवास भी, घर भी उनका बना है, और पिछले आज से नहीं कम से 50 साल से रह रहे होंगे, और आगे भविष्य में भी हो सकता है 50 साल और रहें, तब तक रह सकते हैं जब तक इनका कोई विवाद किसी ऐसे व्यक्ति से ना हो जाए जो इतना फिर चलने वाला हो या फिर इतनी फिर शिकायत कर दे शासन प्रशासन से कि मजबूरन शासन प्रशासन को क्या करना पड़े, इस धारा 67 के तहत कार्यवाही करने पर मजबूर होना पड़े। ठीक, ये चीज। तो मान लीजिए अब यहाँ ये प्रधान है, मान लीजिए ये प्रधान है, ठीक, इनको हम ये प्रधान को जो है सूचना है, अब इनको क्या करना है, एक ये जानकारी देते हैं, किसको दे देते हैं, कलेक्टर को दे देते हैं, सूचना दे देते हैं कि जो है ऐसी ऐसी बात है, या लेखपाल या कोई भी सदस्य कि ए व्यक्ति ने क्या किया है, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, ये सूचना किस पर लेंगे, देखिए एक फॉर्मेट है, यह भी जान लीजिए, सूचना देने का भी एक तरीका है, एक्ट में है, वो फॉर्मेट एक होता है, और उस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं आरसी प्रपत्र, आरसी प्रपत्र, आरसी प्रपत्र 19। ठीक, इस 19 का एक फॉर्म होता है, उसमें जो भी डिटेल है, ठीक, औपचारिक डिटेल सारी भर करके और इस प्रपत्र को क्या करते हैं, कलेक्टर को दे देते हैं। ठीक, अब कलेक्टर ऐसी सूचना पाने पर, यानी जब हमको सूचना देना होगा तो हमको आरसी प्रपत्र यानी कि सूचना के लिए आरसी प्रपत्र 19 का प्रयोग किया जाएगा, यह बात ध्यान रखिएगा, और इसी फॉर्मेट पर होना चाहिए इनकी शिकायत, इनकी जो भी सूचना है। कलेक्टर को सूचना मिलने के बाद कलेक्टर देखिए क्या कर सकता है, जांच करा सकता है। भाई कलेक्टर को सूचना मिली किसने कब्जा किया, तो ऐसा तो है नहीं कलेक्टर को सूचना मिल गई और सहायक कलेक्टर को सूचना मिल गई और सहायक कलेक्टर क्या करता है, तुरंत जो है उसमें टीम भेजकर जो है उसको बेदखल कर देता है, ऐसा नहीं है। उसको जो है जो प्रोसीजर दिया गया है उसको फॉलो करते हुए ही इसको बेदखल करना है, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई से करानी है। ठीक, तो ऐसे में सहायक कलेक्टर को सूचना मिलने के बाद, सहायक कलेक्टर या तहसीलदार को सूचना मिलने के बाद ये क्या करा सकते हैं, एक जांच करा सकते हैं। जांच किससे करा लेंगे, लेखपाल से, कानूनगो से, ठीक, दोनों से, या जैसा भी उचित लगे। अगर लगता है कि रकबा बहुत बड़ा है तो टीम भी गठित कर सकते हैं, यानी कि उसमें 2-4 लेखपाल, 2-4 कानूनगो की एक टीम बना सकते हैं, उनसे जांच करा सकते हैं। तो ये आदेश कर देंगे किसके लिए, जांच के लिए। किसको कर देंगे, लेखपाल को या फिर आरआई कानूनगो को या फिर दोनों। ठीक, तो ये लोग क्या करेंगे, मौके पर आएंगे। ठीक, मौके पर आने के बाद इस जमीन का पैमाइश करेंगे। देखिए यहाँ भी डिमार्केशन होगा, सीमांकन होगा, बिना सीमांकन हुए इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि जमीन पर ए ने जो कब्जा किया वो कितनी जमीन पर किया है। और अगर जमीन का निर्धारण नहीं हो पाएगा, कब्जे का निर्धारण नहीं हो पाएगा कि कितने अंश पर उसका कब्जा है, तो फिर नुकसानी का भी गणना यहाँ पर यानी कैलकुलेशन जो नुकसानी है उसका नहीं हो पाएगा। ठीक, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर टीम आएगी या फिर लेखपाल आरआई आएंगे और इस जमीन का क्या करेंगे, डिमार्केशन कर लेंगे, पैमाइश सीमांकन कर लेंगे। सीमांकन करने के बाद इस बात को भी चिन्हित कर लेंगे कि इस जमीन पर ए का कब्जा कितनी जमीन पर है, रकबा कितना है जिस पर इसका क्या है, कब्जा है। ठीक,
यह चीज होने के बाद क्या करेंगे, वहां पर एक ये नजरी नक्शा बना सकते हैं वहां पर, ये जिसको हम लोग फील्ड बुक बोलते हैं, फील्ड बुक बना लेंगे वहां पर। ठीक, फील्ड बुक में यह दर्शाया जाएगा कि जो है हाँ ठीक है, यह तालाब की जमीन है, तालाब की जमीन पर इसको बिंदु से क्या कर देंगे, ए बी सी डी से ऐसे दर्शा लेंगे। ठीक, और उसमें जो है जिस भूमि पर उनका अतिक्रमण किया है ए ने, उसको चिन्हित कर लेंगे और एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, ये ला करके सहायक कलेक्टर या फिर तहसीलदार को सौंप देंगे। ठीक, अब लेखपाल कानूनगो की रिपोर्ट मिलने के बाद अगर तहसीलदार को या सहायक कलेक्टर को इस बात का समाधान हो जाता है, मतलब उनको यह विश्वास हो जाता है कि हाँ ये जो 19 में प्रपत्र 19 में जो सूचना दी गई है वो सत्य है। ठीक, तो ऐसे स्थिति में फिर क्या करेंगे, ये सहायक कलेक्टर या फिर तहसीलदार ये क्या कर लेंगे, एक आरसी प्रपत्र जो है, आरसी फॉर्म आरसी प्रपत्र 20, ठीक, आरसी प्रपत्र 20 पर जो है शो कार्ड नोटिस जारी कर देंगे। ठीक, अच्छा एक बात और यहाँ देख लीजिए कि ये जो जांच करने आएंगे, जांच में 3-4 बिंदुओं पर जांच की जाती है और रिपोर्ट मांगी जाती है। और पहला देखिए ये हो गया कि जो है ये गांव, जिस गांव में जमीन है वह, उसकी जानकारी चाहिए। दूसरी जानकारी चाहिए कि जो है कितने क्षेत्रफल पर इसका जो है अतिक्रमण है। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। दूसरा, अतिक्रमण करने वाले का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पता क्या है, ये चीजें हो जानी चाहिए। कब से अतिक्रमण किया हुआ है यह हो जाना चाहिए। नुकसान कितना है, नुकसानी अगर है कोई तो उसको उसका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें को जो है जांच कराने के बाद, ये फील्ड बुक बनने के बाद यह लेखपाल और आरआई क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट दे देंगे सहायक कलेक्टर या तहसीलदार को। और उसके बाद समाधान होने के बाद तहसीलदार क्या करेंगे, आरसी फॉर्म 20, आरसी प्रपत्र 20 पर क्या कर देंगे, शो काज नोटिस जारी कर देंगे। शो काज नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ नोटिस किसको भेजी जाएगी, अतिक्रमणकर्ता को जिसने अतिक्रमण किया है। और देखिए शो काज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस भेजने का अगर हम लोग देखें तो इसका मेन जो सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत यह भी है कि नेचुरल जस्टिस जो है उसका पालन होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय जो है उसका पालन होना चाहिए। और ये कहता है कि हमको दोनों पक्ष को सुनकर ही कोई निर्णय करना चाहिए, यानी कि सुनवाई का समान अवसर मिलना चाहिए, अतिक्रमणकर्ता को भी मिलना चाहिए। ठीक, इसलिए जो है वह क्या करेंगे, एक शो काज नोटिस जारी कर देते हैं। और शो काज नोटिस में यह लिखी जाती है बात कि देखिए उसमें कही जाएगी कि आपने जो है सार्वजनिक उपयोग की कोई भूमि थी या ग्राम सभा की भूमि थी, आपने इतने जमीन, ठीक, डाटा संख्या फला पे आपने इतने एरिया में इतने रकबे पर आपने अतिक्रमण किया हुआ है, ये चीज इसमें लिखी होगी। और उसका नुकसानी जो है, ठीक, वो आपका लगभग कितने रुपए आ रहा है वो मेंशन कर दिया रहेगा। और उसमें पूछा जाएगा कि क्यों ना आपको ऐसे अवैध कब्जे से, अतिक्रमण से आपको क्यों ना ऐसी भूमि से जो है बेदखल कर दिया जाए। ठीक, यह पूछेगा। और दूसरा, आपसे क्यों ना जो है इतने के नुकसानी जो है वसूली जाए, ये दो बात पूछेगा उसमें। इसमें इनको कारण स्पष्ट करना है, यानी अपना कारण बताना होगा कि क्यों ना उनके साथ ऐसा किया जाए। अब देखिए ऐसे में नोटिस मिलने के बाद अगर ए अपना जवाब तहसीलदार या असिस्टेंट कलेक्टर को देता है और उस जवाब से अगर असिस्टेंट कलेक्टर या तहसीलदार संतुष्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ इसका जो कारण है वो सही है, इसलिए इनको जो है बेदखल नहीं करना चाहिए, अगर इसके जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, ये जो फॉर्म आरसी फॉर्म जो है यानी आरसी प्रपत्र 20 पे जो ये नोटिस जारी की गई है उसको क्या कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा या निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, अगर ऐसा हो जाता है तब तो सारी सारी प्रोसीडिंग यही खत्म हो जाएगी, इसके आगे बढ़ने की, इसके आगे चलने जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए अतिक्रमणकर्ता जो अपना नोटिस का जवाब देता है, उस जवाब से जो सहायक कलेक्टर है वह संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि नहीं यह कारण पर्याप्त नहीं है। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, अब इनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई होनी तय है। ठीक, अब ऐसे में देखिए अगर यह हो जाता है कि इन नोटिस इनका यानी जो जवाब आया वो संतुष्ट नहीं हुआ उससे सहायक कलेक्टर, तो वो क्या कर सकता है, बेदखली का आदेश दे सकता है। ठीक, एक आदेश जारी कर देगा जिसमें यह होगा कि इनको इस भूमि से जो है बेदखल कर दिया जाए और जो भी नुकसानी हो उसका जो है विहित रूप से उसका वसूल कर लिया जाए इसे। ठीक, ये हो गया। अच्छा दूसरी बात देखिए कि मान लीजिए जो जमीन है
उस पर मान लीजिए अगर घर बना था, मैंने कहा दो प्रकार के अतिक्रमण हो सकते हैं। पहला तो ये कि उस पर क्या हो, घर बना लिया हो, और दूसरा मान लीजिए जमीन और उस पर क्या कर रहा है, वो खेती वेती कर रहा है। ठीक, अगर इस पे घर बना है तो बेदखली होने का मतलब यह उसके उस घर को वहां से हटा दिया जाए, मतलब ध्वस्त कर दिया जाए। ठीक, और इस जमीन को खाली करा ली जाए, ये चीज हो गई। दूसरी बात, अगर खेती किया हुआ है और मान लीजिए कि जिस समय यह प्रोसीडिंग या कार्रवाई चल रही है उस समय इस जमीन पर इस एक का फसल लगी हुई है, और फसल में मान लीजिए गेहूं हो गया, धान हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे में अगर ए यह चाहता है कि इस कार्यवाही को जो है, बेदखली की जो कार्यवाही है, उसको तब तक के लिए रोक दिया जाए जब तक क्या करे, वो अपनी फसल ना काट ले। ठीक, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है, उस कार्यवाही को तब तक के लिए स्थगित किया जा सकता है जब तक ये ए क्या करे, अपनी इस फसल को काट ना ले, अपने यहां से हटा ना ले। ठीक, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जो आरसी फॉर्म 20 में, यानी आरसी प्रपत्र 20 में जो नोटिस जारी की गई, उसमें जो नुकसानी का जो मूल्य लिखा हुआ, जो दाम तय किया गया है, अगर वह दाम, ठीक, यानी वह नुकसानी अगर ए क्या करता है, जमा करा देता है, अगर जमा करा देता है तब तो उसको, ठीक, फसल काटने तक का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर वह यह नुकसानी जमा कराने में क्या होता है, विफल रहता है, तो ऐसे कंडीशन में इस जमीन के साथ साथ उसके फसल का भी कब्जा किसको सौंप दिया जाएगा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत को दे दिया जाएगा। ठीक, ये चीज जान लीजिए। अच्छा, देखिए नुकसानी आ रही है, बार बार नुकसानी आ रही है, तो हम लोग देख लेते हैं कि नुकसानी तय कैसे होती है, ये भी देखते चलते हैं साथ में। देखिए, नुकसानी तय होने के लिए जो है, उस समय उस जमीन का सर्किल रेट क्या है, वर्तमान का जो है कलेक्टर द्वारा क्या सर्किल रेट तय किया गया है, ठीक, उस सर्किल रेट के अनुसार ही इसका कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए यह कोई जमीन है और इसका वर्तमान सर्किल रेट जो है वह क्या है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रति बीघा है। ठीक, और मान लीजिए कि इसने जो है इस पूरे 1 बीघे पर क्या किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। ठीक, अब ऐसे में जब नुकसानी का जब कैलकुलेशन होगा, ठीक, यानी उसकी जब गणना होगी, तो इसको देखिए, 1 लाख यानी कि वर्तमान सर्किल रेट का 5%, वर्तमान सर्किल रेट का 5% के बराबर उसका, और ये 5% कैसा होगा, प्रतिवर्ष के हिसाब से जो है नुकसान इसकी तय होगी। कहने का मतलब यह है कि 1 लाख प्रति रुपए बीघा है, तो इसका 5% हो जाएगा 5,000। ठीक, 5,000 रुपए, यानी जो इसका नुकसानी आएगा वो आएगा 5,000, यानी क्षतिपूर्ति की जो रकम होगी वो कितनी आएगी, 5,000। और ये 5,000 कैसा होगा, पर ईयर, यानी प्रतिवर्ष। ठीक, अब मान लीजिए यहीं पर देख लेते हैं कि मान लीजिए इस ए ने जो है इस जमीन पर 10 साल से कब्जा किया हुआ है। ठीक, सॉरी, 10 साल से क्या हुआ है, कब्जा किया हुआ है। तो 5,000 के हिसाब से जो है, जो इसका टोटल नुकसानी आएगा वो आ जाएगा 50,000 रुपए। ठीक, इस तरीके से इसको तय किया जाता है, ये जान लीजिए। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये सब होने के बाद यह बेदखल कर दिया गया, और बेदखली का जो आदेश हुआ, उस आदेश से जो ए है वो संतुष्ट नहीं है। उसको ये लगता है कि जो है सहायक कलेक्टर ने या तहसीलदार ने मुझे ढंग से, या मैंने जो अपना कारण बताओ नोटिस में मैंने जो कारण बताया उस पर ढंग से विचार नहीं किया गया, या इसको यह लगता है कि अगर मैं जो है हायर, यानी कि यहाँ से ऊंचे स्तर पे, यानी कि अगर मैं कहीं अपील करता हूँ, यानी इससे ऊंचे न्यायालय में जाता हूँ, तो शायद मेरा कब्जा साबित हो जाए। ऐसी अगर इसके पास कब्जा साबित करने के लिए अगर इसको पास पर्याप्त सबूत अभी बचे हुए हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर के, या सीधे सीधी भाषा में कह सकते हैं, अगर इस आदेश से या क्या है क्षुब्ध है, संतुष्ट नहीं है, तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। इस बेदखली के आदेश से 30 दिन के अंदर वह क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है, और ये अपील किसको करेगा, कलेक्टर को करेगा। और देखिए ये जो एक्ट, सॉरी, जो संहिता है, संहिता ये कहती है कि जो अपील होगी, ठीक, ये जो अपील होगी, ये अपील क्या होगी, अंतिम होगी। कलेक्टर को की गई अपील ये अंतिम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे अब आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, और यही जो है लास्ट स्टेज होगा इसका। ठीक, लेकिन यहाँ ये भी देखिए कि इसी उत्तर प्रदेश संहिता की जो नियमावली 2016 है,
इसका नियम 66 और 67, ठीक, यह कहता है कि इस आखिरी का जो हाँ आखिरी का जो बिंदु है इस नियमावली का, वो यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब ये अतिक्रमणकर्ता को, ठीक, यह नियमावली की नियम 66 और 67 किसी व्यक्ति को कहीं से भी रोकती नहीं है। किस चीज के लिए नहीं रोकती है? कि वह अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए, ठीक, अपने अधिकार को साबित करने के लिए, इस जमीन पर स्वामित्व को साबित करने के लिए वह चाहे तो, ठीक, आधिकारिक जो न्यायालय है, उस अधिकार क्षेत्र में जो न्यायालय है उनके समक्ष यह जो है अपनी वाद या जो भी अपील हो, निगरानी हो, तो क्या कर सकता है? प्रस्तुत कर सकता है। ठीक, इस चीज के लिए यह नियमावली जो है मना नहीं करती है कहीं से भी। ठीक, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, मान लीजिए कि इस ए को जो है, इस ए को क्या कर दिया गया? बेदखल कर दिया गया, जमीन खाली करा ली गई। अब जमीन खाली कराने के बाद ए क्या करता है? दोबारा पुनः इस जमीन पे क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। तो ऐसे में जो है इसको क्या किया जाए? सूचना मिलने पर इसको तुरंत क्या कर दिया जाएगा? वहां से बेदखल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसके खिलाफ जो है आईपीसी की धारा 447, ठीक, जो अब बीएनएस में यह धारा हो गई है 329 सब क्लास या क्लास 3। ठीक, देखिए ये जो है क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करता है, यानी कि आपराधिक अतिचार की बात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है गलत तरीके से किसी अन्य के भूमि में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। ठीक, उसके लिए ये दंडित करता है। और इसमें देखिए आईपीसी में 3 माह की, ठीक, 3 माह का जो है कारावास था और 500 रुपए क्या था? जुर्माना था इसमें। ठीक, लेकिन बीएनएस में जो है थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया। बीएनएस में 3 माह का कारावास है और 5000 जुर्माना है, यानी यहाँ 500 था, इसमें 5000 कर दिया गया। ठीक, इसके तहत जो है आपके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी चलाई जा सकती है। ठीक, ये चीज हो गई। दूसरी बात देखिए, आर्डर हो गया, बेदखली भी हो गई। अब यहाँ पर देखिए आर्डर का एग्जीक्यूशन होने तक, यानी निष्पादन होने तक, आदेश का, ठीक, जो भी खर्चे आए, ठीक, निष्पादन में जो भी खर्चे आए हैं उसको भी क्या किया जा सकता है? इस ए से, यानी इस आक्रमणकर्ता से क्या किया जा सकता है? वसूला जा सकता है। उसके लिए क्या प्रावधान है? प्रावधान यह है कि इसमें लगे, इस निष्पादन यानी इस आर्डर के, बेदखली के आर्डर के एग्जीक्यूशन में यानी निष्पादन में, ठीक, जितने कर्मचारी लगे थे उनके एक दिन के वेतन के बराबर, ठीक, इनसे क्या किया जा सकता है? यानी आक्रमणकर्ता से वसूला जा सकता है। अब मान लीजिए कि इसमें कोई एक कर्मचारी, मान लीजिए है एक कर्मचारी, 2 कर्मचारी, और उनका वेतन मान लीजिए 30,000 आता है, जो होगा महीने का 30,000। ठीक, तो इनका एक दिन का अगर हम वेतन देखेंगे, 30,000 30 दिन का वेतन हुआ, यानी एक दिन का वेतन इनका हो जाएगा 1,000। तो यह 1,000 रुपए भी इस निष्पादन के लिए जो है, यानी एग्जीक्यूशन के लिए इस ऑर्डर का, ये 1,000 भी क्या किया जा सकता है? नुकसानी के साथ साथ प्लस ये 1,000 और भी इनसे क्या किया जा सकता है? वसूला जा सकता है। ठीक, यह बात भी ध्यान रखिए। देखिए अभी हम लोगों ने आज बात किया धारा 67 के बारे में। धारा 67 मुख्यतः हम लोगों ने कह सकते हैं कि यह जाना आज हम लोगों ने कि सरकारी भूमि पर अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है? कब्जा कर लेता है या किसी सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ठीक, और क्या क्या कार्रवाई उसके साथ हो सकती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। देखिए इसमें जो है 67 के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई सूचना मान लीजिए सहायक कलेक्टर को मिलती है और सहायक कलेक्टर जो है कोई कार्यवाही नहीं करता है, मतलब ये सूचना मिली, वो जांच नहीं करा रहा है या फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो लंबित रह जाते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे जो है 67 की कार्रवाई जो है सालों साल से चल रही है, आज भी नहीं पूरी हो पाई, जबकि होना कितने दिन में चाहिए? 90 दिन में। देखिए 90 दिन में पूरी कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए। और 90 दिन में कब से? नोटिस जारी होने के
यानी नोटिस कौन सा, शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद से 90 दिन के अंदर पूरी कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए। और अगर कार्यवाही 90 दिन में पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसे में जो है सहायक कलेक्टर या तहसीलदार को कारण भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि 30 दिन में, क्या कारण है कि 30 दिन में जो है यह कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। ठीक, पहली चीज। अच्छा देखिए, कई बार होता है कि मान लीजिए सार्वजनिक भूमि है, कोई पब्लिक यूटिलिटी लैंड है अगर, और उस पर अगर किसी का अतिक्रमण है तो उसको खाली कराने के लिए, ठीक, कोई भी उस ग्राम सभा का व्यक्ति जो है उस ग्राम सभा में निवास कर रहा है, अगर रहता है तो वह क्या कर सकता है, एक जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। कहाँ, हाई कोर्ट में। ठीक, 226 के तहत क्या कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका या ये क्या कर सकता है, दाखिल कर सकता है। और उसमें भी जो है इस जनहित याचिका से भी वह क्या कर सकता है, सार्वजनिक भूमि को खाली कराने की मांग कर सकता है, और ऐसा आदेश हो भी जाता है और खाली भी होते हैं कई सारे मामले। ठीक, तो कुल मिला के हम लोगों को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक भूमि पर या ग्राम सभा की भूमि पर या ऐसी भूमि पर जो 132 की लैंड है या जो अब 77 की हो गई है यूपी कोड में, ऐसी भूमि पर निर्माण करने से या कब्जा करने से या उसको नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। ठीक, कारण उसका यह है कि ऐसे में अगर मान लीजिए कब्जा या नुकसान बहुत दिन का कब्जा है तो उसमें जो आपकी क्षतिपूर्ति आएगी वह काफी ज्यादा होगी। ठीक, अच्छा मान लीजिए आपने जमीन पर, उस सार्वजनिक जमीन पर अगर आपने घर बना लिया था, ठीक, अब मान लीजिए बेदखली के बाद यह घर भी गिरेगा। ठीक, घर को हटा दिया जाएगा, वहां से ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसमें जो लगा, जो भी 8 लाख 10 लाख या जो भी आपने लागत लगी होगी वह आपका नुकसान हो गया, प्लस इसके साथ आपको जुर्माना भी देना पड़े, सारे आपको क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी इसकी। ठीक, यह भी आपका नुकसान है। तो ऐसे में जो है कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि इस प्रकार के निर्माण से, इस प्रकार के अतिक्रमण से, ठीक, अवैध कब्जे से बचना चाहिए। ठीक, पहली चीज। अच्छा देखिए, यहाँ एक चीज और देखते हैं, जैसे 67 है और इसी के तुरंत बाद एक धारा आपको मिलेगी 67 का। ठीक, देखिए दोनों में जो है ये देखिए 67 का लगा हुआ। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से साथ में, ठीक, अगर कोई धारा दी है और धारा के साथ अगर कोई अल्फाबेट आता है लास्ट में, तो ये मान के चलिएगा कि ये बाद में जुड़ी हुई चीज है, यानी पहले से ये नहीं थी, इसको बाद में क्या किया गया, ऐड किया गया। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 67 बात हमेशा हटाने की करता है। ठीक, और 67 का जो है ये बसाने की बात करता है। ठीक, मतलब इसका ये हुआ कि अगर किसी सार्वजनिक भूमि पर, ठीक, सार्वजनिक भूमि या कह सकते हैं 132 की लैंड पर यानी 77 की जगह पर अगर कोई निर्माण हुआ है या किसी का कब्जा है तो उसको हटना तय से हटा दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ग्राम सभा की कोई जमीन है, ठीक, और ग्राम सभा की जमीन पे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में क्या कर लिया हो, कोई निर्माण कर लिया हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है अगर वह निर्माण जो है 2012 से पहले का है, ठीक, या 2012 में जो है वह निर्माण यानी वह घर किसी ने बना लिया, वह घर अगर उस समय मौजूद था 2012 में, तो ऐसे में जो है धारा 67 का जो है प्रावधान करती है कि उसके जो घर का जो मालिक है उसको जमीन का स्वामित्व जो है प्रदान कर दिया जाए। ठीक, ये बात 67 का करता है। किसी वीडियो में इस पर भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन ये जानते रहिए साथ में, क्योंकि 67 और 67 का दोनों मिलता जुलता जो है दिखाई देता है, लेकिन अंतर बहुत है। अब अंतर में इतना, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि हटाने की बात करेगा और ये बसाने की बात करता है। ठीक, बाकी अगले वीडियो में जब भी, फिर अगले वीडियो में इस पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। अच्छा एक बात और देखिए कि हम लोग को जमीन की नौइयत क्या है, मतलब कि कौन सी जमीन हमारा जो है वो ऐसी है कि अगर उस पर कोई कब्जा करता है तो उसके खिलाफ जो संसद की कार्रवाई हो जाएगी, उसको पता कैसे चलेगा। तो उसको जानने के लिए देखिए हम लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से जो राजस्व अभिलेख है, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, उनका हम लोगों को अवलोकन करना पड़ेगा। ठीक, देखिए ऐसा है कि मान लीजिए गांव है कोई, ठीक, हम लोग किसी गांव में रह रहे हैं, जमीन अगर हम देखेंगे तो जमीन हम लोगों को एक जैसी ही दिखाई देती है। ठीक, लेकिन उन जमीनों का जो वर्गीकरण है
वो वर्गीकरण हमको कहाँ मिलेगा? राजस्व अभिलेख में मिलेगा। ठीक, कुछ जमीनें ही केवल ऐसी हैं जिनको आप देख कर ये कह सकते हैं कि हाँ ये सार्वजनिक भूमियां हो सकती हैं। जैसे आपका तालाब हो गया, तालाब देखने से स्पष्ट हो जाता है। आपका रास्ता हो गया, देखने से स्पष्ट हो जाता है, रास्ता भी आपका जो है सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है। ठीक, गढ़ा हो गया, पोखर हो गया, इस तरीके की जमीन। लेकिन बाकी जमीन, अभी मान लीजिए आपका किसी का नंबर हो और किसी का कोई खलिहान हो, बंजर हो, तो ऐसे में तो आप देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये जमीनें एक ही जैसी दिखती हैं। तो उसके लिए आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, और वह रेवेन्यू रिकॉर्ड से ही डिसाइड होता है कि जो जमीन है हमारी, जो हमारी जमीन है या जिस पर हम कब्जा कर रहे हैं या जिस पे हमने अपना निर्माण किया है, उसका नेचर क्या है, उसकी नौइयत क्या है। ठीक, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखिएगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।